अ, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जनाब। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? काइंडली मुझे आवाज़ का और स्क्रीन का कंफर्म कर दें। आप लोगों को आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? अगर आप सबको आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है तो मुझे बता दें, हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सेंड टू ऑल करने हैं, एडमिन को नहीं करने, बिकॉज मैं दूसरे कंप्यूटर पे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो देख रहा होता हूँ। तो आप लोगों ने सेंड टू ऑल जो है वो करना है, ठीक है? अच्छा जी, लास्ट हम कल डिस्कस कर रहे थे और ये हमारे बेसिक्स जो एडम्स कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जो है वो हो गए थे। यहाँ तक कोई किसी का सवाल है तो मुझे बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनी वन टिल दैट एरिया, टिल दैट पॉइंट? चलिए जी आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब हमने टैक्स लेवी करना होता है, देखें लेवी का मतलब क्या होता है। लेवी का मतलब होता है लागू करना, मीन्स इम्पोज करना, तो इम्प्लीमेंट करना, ये को क्या कहते हैं, हम इसको टैक्स लेवी कहते हैं। अब अगर हम टैक्स लेवी करने की बात करें तो अब टैक्स लगा रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स के तहत ही हम क्या कर रहे होंगे, उस टैक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, लेवी कर रहे होंगे। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं वो हमने देखने हैं। बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसके तहत हम क्या कर रहे होते हैं, टैक्स जो है वो लेवी कर रहे होते हैं। पहला है हमारा प्रिंसिपल, दैट इज़ एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे का मतलब है कि आप लोगों की पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक क्या कर रहे हैं, आप उनसे टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे हैं। लोगों की पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक क्या किया जा रहा है, टैक्स जो है वो चार्ज किया जा रहा है। तो बेसिकली ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल जो है कंसिडर हो रहा होता है। अब देखिए, जो बंदा ज़्यादा पे कर सकता है उससे टैक्स जो है वो क्या लेना है, आपने ज़्यादा लेना है। जो बंदा कम पे कर सकता है उससे क्या करना है, आपने कम जो है टैक्स लेना है। देखिए, पहली बात है टैक्स जो है वो लेना सबसे है। जो टैक्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्स जो है वो रिमेंबर है सबके लिए। किसी को आपने छोड़ना नहीं है। टैक्स आपने सबसे लेना है, सबसे कलेक्ट करना है, माफ़ी किसी को नहीं देनी। लेकिन अब डिफ्रेंसिएशन करनी है। अब एक गरीब आदमी है, अब गरीब आदमी से भी अगर आप हाई रेट पर टैक्स लें तो बेचारा मर जाएगा, क्या पे करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिसकी इनकम कम है, लो इनकम पीपल से हम कम रेट के ऊपर टैक्स ले लेंगे, कम टैक्स ले लेंगे। लेकिन जिसकी इनकम ज़्यादा है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हाई रेट के ऊपर क्या करेंगे, टैक्स लगा रहे होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो तमाम लोग जिसकी इनकम पाकिस्तान में 6 लाख से कम है सालाना, उनके ऊपर हमने टैक्स ही नहीं लगाया। उनको हमने कहा भाई तुम्हें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज नहीं करते। और जिनकी सालाना इनकम जो है वो 6 लाख से ज़्यादा है, सॉरी, जिनकी सालाना इनकम जो है वो 6 मिलियन से, मतलब 60 लाख से ज़्यादा है, हम तकरीबन जो है क्या कर रहे हैं, हम 35% क्या कर रहे होते हैं, उनके ऊपर रेट चार्ज कर रहे हैं। तो जिसकी इनकम जितनी बढ़ती जाती है हम क्या कर रहे होते हैं, उससे टैक्स भी उतना इंक्रीज़ करवा के ले रहे होते हैं। इतनी इनकम बढ़ेगी, हम क्या करेंगे, हम उसमें टैक्स भी क्या कर रहे होंगे, उतना ही इंक्रीज़ करवा कर ले रहे होंगे। तो ये हमारा क्या है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है कि जो जितना पे कर सकता है उससे क्या लिया जाए, उससे उतना ही टैक्स जो है ज़्यादा लिया जाए। जो पे नहीं कर सकता
उससे टैक्स जो है वो क्या लिया जाए, कम लिया जाए। तो ये हमारा मेन प्रिंसिपल है जिसके साथ हम क्या कर रहे होते हैं, टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। पहला दूसरा प्रिंसिपल है हमारे पास बेनिफिट प्रिंसिपल। कौन सा है? द बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको जिस परसेंटेज में, जिस प्रपोर्शन में आपको बेनिफिट हासिल होगा, आपने क्या करना है, आपने उसी परसेंटेज में, उसी प्रपोर्शन में क्या करना है, टैक्स जो है वो पे करना है। क्या करना है? टैक्स पे करना है। ज़रा मुझे आपने बताना है कि दो लोग हैं, एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल भाई साहब ने अपनी जो है एक दुकान खोल ली है और दुकान खोल के बैठ गया है कारोबार करने के लिए। क्या कर गया? कारोबार करने के लिए बैठ गया। और एक कुछ लोगों ने आके अपनी कंपनीज जो है वो ओपन कर ली है। अब दोनों बिजनेस कर रहे हैं। मुझे बताएं, एक इंडिविजुअल दुकानदार और एक वो बंदा जिसने कंपनी ओपन की है, गवर्नमेंट से डायरेक्ट बेनिफिट किसको ज़्यादा मिल रहा होगा? बताएं, एक दुकानदार जो दुकान चला रहा है और एक वो जो कंपनी चला रहा है, ज़्यादा डायरेक्टली बेनिफिट गवर्नमेंट से कौन लेता होगा? टेक्स्ट करके बता देना, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, टेक्स्ट करके बता दें। हुकूमत से डायरेक्ट बेनिफिट। आप देखें, आपके गली में दुकान खुली हुई है वो, और एक बड़ी कंपनी खुली हुई है, डायरेक्टली बेनिफिट कौन ले रहा है? कंपनी। क्यों भाई? कंपनी को सब्सिडीज़ वो दे रहे होते हैं, कंपनी को टैक्स एग्जम्पशन दे रहे हैं, कंपनी को टैक्स जो है वो माफ़ किया जा रहा होता है, कंपनी के लिए इंपोर्ट लाइसेंस हैं, जहाँ फैक्ट्री लगती है उसके इर्द गिर्द जो है सड़कें बना के दे रहे हैं, बिजली के खंभे लगवा के दे रहे हैं, मार्केट जो है वो इस्टेब्लिश करके दे रहे हैं, उनके लिए इंपोर्ट इजी कर देते हैं, उनको सारे डायरेक्टली बेनिफिट्स दे रहे होते हैं। अगर बिजली का वहाँ पे निज़ाम नहीं तो पूरी की पूरी बिजली की वहाँ पे जो लाइन है वो क्या कर देगी, वो क्या करेगी, लाके लगा देगी। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल को इस लेवल के बेनिफिट जो हैं वो नहीं देते। अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को इस लेवल के बेनिफिट जो हैं वो नहीं दिए जाते, उसको बेनिफिट्स जो हैं कम में है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो जितने लेवल के बेनिफिट्स लेगा उसी पर्सपेक्टिव पे क्या करे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। जिस बंदे को बेनिफिट ज़्यादा हो रहे हैं वो टैक्स भी क्या करे, ज़्यादा पे करे, और जिस बंदे को बेनिफिट कम हो रहे हैं वो टैक्स भी क्या करे, कम पे कर रहा हो। तो ये हमारा आता है बेनिफिट प्रिंसिपल। इसीलिए जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसका रेट 29% है। ये गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, टैक्स, बिकॉज डायरेक्टली गवर्नमेंट से बेनिफिट जो है वो ज़्यादा ले रही होती है। और तीसरा हमारे पास प्रिंसिपल है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। देखिए, दो प्रिंसिपल पढ़े हैं हमने। एक हमने पढ़ा था पहला प्रिंसिपल, डैट वाज एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, कि आप कितना पे कर सकते हैं वो। दूसरा हमने पढ़ा था द बेनिफिट प्रिंसिपल। और तीसरा हम कर रहे हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने सबसे टैक्स लेना है। मतलब आपने हर वो बंदा जिसकी इनकम या एसेट या जो वट एवर है, आपने क्या करना है, आपने सबसे क्या लेना है, टैक्स कलेक्ट करना है। और आपने सेम रेट के ऊपर क्या करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। इसके ऊपर सेम रेट के ऊपर क्या करना है, आपने टैक्स कलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सेल्स टैक्स की। सेल्स टैक्स का रेट क्या है, 18% है। कोई अमीर है, गरीब है, नहीं देखता। दुकानदार कभी नहीं देखता। अगर आप मर्सिडीज से उतर रहे हैं, आप बाइक से उतर रहे हैं, आप जो है क्या कहते हैं, आप साइकिल से उतर रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, वो नहीं देखता।
अब पेट्रोल डलवाने जाते हैं, जो पेट्रोलियम लेवी है कोई नहीं पूछता 70 पे आए हैं, 125 पे आए हैं, BMW पे आए हैं, क्रूज़र पे आए हैं, भाई सब ने पेट्रोल डलवाना है और सबको जो लेवी पे करनी है वो एक ही रेट के ऊपर पे करनी है। ये भाई सबको हमने रगड़ देना है। हाँ, अब इसमें डिफ्रेंसिएशन क्या होती है कि ठीक है, जो बंदा गरीब है वो ख़र्चा क्या करेगा, कम करेगा। जब उसका एक्सपेंस ही कम होगा तो जाहिर बात है उसका टैक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो जितना ज़्यादा पे करेगा उसका टैक्स भी उतना ज़्यादा होगा, जो जितना कम पे करेगा उसका टैक्स भी क्या होगा, उतना ही कम बन रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसके तहत हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपना टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। नंबर 1, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। अब एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की ना एग्जांपल की आप बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी आती है इनकम टैक्स। जिसकी इनकम ज़्यादा है उसका टैक्स ज़्यादा, जिसकी इनकम कम है उसका टैक्स कम। इसमें आप आ जाते हैं, आपके पास आ जाएगा कॉरपोरेट टैक्स, और इसकी एग्जांपल करें तो आपके पास क्या आता है, सेल्स टैक्स जो है वो आ रहा होता है। अब हमारे मुल्क में कोई भी टैक्स लगेगा वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक प्रिंसिपल के मुताबिक ही लगा होगा। क्लियर है ये? यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। आगे चलते हैं। अब है काइंड्स ऑफ टैक्सेस। क्या काइंड्स ऑफ टैक्सेस, कि हमारे पास टैक्सेस की क्या इकसाम है, क्या काइंड्स है वो देखने हैं। देखिए आपको ना यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ना ये लोगोस नज़र आ रहे होंगे, ये सिग्नेचर्स नज़र आ रहे होंगे। ये सिग्नेचर्स इनफ हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि प्रोपोर्शनल टैक्स किसे कहते हैं या फ्लैट टैक्स किसे कहते हैं। मतलब वो टैक्स जो सब के लिए है। क्या है ये? सब के लिए है और एक जैसा है, वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स आपको ग्राफ ही शो कर रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कम हो रहा है। और प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये 3 हमारे क्या होते हैं, टैक्सेस की इकसाम होती है। अब इसमें से पेपर में सवाल आता है, पहले बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स की या फ्लैट टैक्स की। देखिए प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स क्या है कि ये सब के ऊपर चार्ज होगा और सेम परसेंटेज के ऊपर चार्ज होगा। इसके ऊपर सेम परसेंटेज के ऊपर हम चार्ज कर रहे होंगे, चाहे आप कम आमदनी वाले अफराद हैं, चाहे आप मिडिल क्लास हैं, चाहे आप एलीट से बिलोंग कर रहे हैं, हर बंदे ने सेम रेट के ऊपर ही टैक्स पे करना है। आपका कस्टम ड्यूटीज़ हो गई हैं, आपका GST हो गया, आपका पेट्रोलियम लेवी वगैरह होगी, ये सारे इसके एग्जाम्पल में आ रहे होते हैं। इवन आप बात करें कि जो आपका टैक्स ऑन डिविडेंड होता है वो भी क्या है, फ्लैट है। कि आप हर डिविडेंड पे कितना टैक्स लगाएंगे, 15%। लाख रुपये डिविडेंड है तब भी 15% है, अगर 10 लाख डिविडेंड है तब भी 15% है, अगर करोड़ डिविडेंड है तब भी 15% है, अगर 1000 रुपये डिविडेंड है तब भी 15% टैक्स होगा। सिमिलरली आप ले सकते हैं कि जो कॉरपोरेट टैक्स है वो भी कितना है, वो फ्लैट ही है, कितना है, 29%। आपकी कंपनी का प्रॉफिट लाख रुपया है तब भी इतना टैक्स पे करेंगे, आपकी कंपनी का प्रॉफिट करोड़ रुपया है तब भी इतना टैक्स पे करेंगे। तो एक ही रेट के ऊपर क्या कर रहे हैं हम, तमाम टैक्सेस जो हैं वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये मेरा क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल टैक्स कहला रहा होता है। उसके बाद आता है हमारे पास रिग्रेसिव टैक्स। देखिए ये जो रिग्रेसिव टैक्स है ना, ये हम बात करेंगे इम्पैक्ट के लिहाज से। किसके लिहाज से? इम्पैक्ट के लिहाज से, असर के लिहाज से, कि ज़्यादा असर अंदाज किसके ऊपर होगा, ज़्यादा असर अंदाज जो है किसके ऊपर होगा, हमने वो देखना है। देखिए रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, सिंपल, कि जो लो इनकम पीपल है, जो लो इनकम पीपल है, इससे टैक्स जो है वो ज़्यादा आप चार्ज कर रहे हैं। और जो हाई इनकम पीपल है, जिसकी आमदनी ज़्यादा है, हाई इनकम पीपल जिसकी आमदनी जो है वो ज़्यादा है, उसको टैक्स का इम्पैक्ट कम पड़ रहा है। ये हमारा क्या कहलाता है, रिग्रेसिव टैक्स जो है वो कहला रहा होता है। अब आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है कि जी गरीबों से टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है और अमीरों से टैक्स जो है वो कम लिया जा रहा है। मतलब इम्पैक्ट के लिहाज से हम बात करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, एक गाड़ी उठती है लाहौर से,
और जाती है इस्लामाबाद, ठीक है। टैक्स पे होता है 1100 रुपया। एक मेहरान उठती है, वो भी जाती है। एक लेक्सस उठती है, वो भी जाती है। दोनों जाकर इस्लामाबाद के टोल प्लाजे पे ब्रेक मारती हैं और दोनों ही 1100 रुपया पे करती हैं। बताएं ये 1100 रुपया ज़्यादा कॉस्टली, ज़्यादा एक्सपेंसिव किसको पड़ा होगा, ज़रा बताएं। क्योंकि जो लोअर इनकम पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, इनको ये क्या हो रहे होते हैं, ज़्यादा हिट कर रहे होते हैं। क्या हो रहे हैं, इनको ज़्यादा हिट हो रहा होता है। तो ये हमारी क्या कहलाता है, ये हमारा रिग्रेसिव इन नेचर कहला रहा होता है। रिमेंबर, जितने भी सेल्स टैक्स हैं, जितने भी सेल्स टैक्स हैं, या इन शॉर्ट जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जितने भी इन डायरेक्ट टैक्स हैं, वो सारे रिग्रेसिव होते हैं। बिकॉज गरीब जो है वो ज़्यादा उसको बर्डन लगता है और अमीर के ऊपर इतना बर्डन नहीं लगता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा तो किसकी जेब दुखेगी, 70 वाले की। जो क्रूज़र के ऊपर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे क्या होते हैं, रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। और एंड पे हमारे पास आते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है कि हम जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, हम टैक्स भी जो है वो क्या करते रहेंगे, बढ़ाते जाएंगे। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक डैट कि वो है था ना, बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। सेम वही है, जब इनकम आता है तो टैक्स आता है, जब ज़्यादा इनकम आता है तो टैक्स भी क्या होता है, ज़्यादा आता है। इसका मतलब इसमें जो अमीर आदमी है, जो रिच पर्सन है, वो ज़्यादा पे करेगा और जो गरीब है वो कम पे करेगा। देखिए हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रहा है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज़ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। क्यों? इसमें 6 लाख तक की इनकम के ऊपर तो टैक्स है ही नहीं। अब 6 से इनकम बढ़ती जाएगी और टैक्स भी बढ़ता जाएगा। तो जो जितने पैसे ज़्यादा कमाएगा उस पर टैक्स भी क्या होगा, ज़्यादा पे हो रहा होगा। तो ये हमारी बात होती है प्रोग्रेसिव टैक्स की। तो ये 3 काइंड्स हैं हमारे पास, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स। ये तीनों क्लियर है आप लोगों को? इनमें कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी, कोई किसी किस्म की मिसकंसेप्शन या कुछ तो नहीं? ये आपने अपनी वर्डिंग्स में लिखने हैं। आप लोगों को क्रैम करने की, आप लोगों को रट्टा मारने की कतई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस, कि जो हम पाकिस्तान में टैक्स के कवानीन बनाते हैं, उन टैक्स के कवानीन के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फ़ीचर्स हैं, हमने क्या करनी है, हमने उनके बारे में बात करनी है। देखें, ये भी आपकी जनरल नॉलेज का सवाल है, इसको भी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला फ़ीचर क्या है हमारे टैक्स लॉस का, कि टैक्स हमेशा एक इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन होती है, वॉलंटरी नेचर नहीं है। देखिए हुकूमत जो है ना, वो आपके ऊपर टैक्स लागू कर रही है लीगली तौर के ऊपर। वो कहती है भाई दो, ये आपका फ्रीज़ है। ये नहीं कहती, मस्जिदों में लान नहीं करती कि जी कोई अल्लाह का प्यारा टैक्स दे जाएगा, या आपको लगता है कि मैं मांगने आई हूँ बट मैं मांगने नहीं आया, वैसे नहीं करती। कहती है भाई टैक्स निकालो वरना तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें रहने नहीं देंगे। तो ये हमेशा इन्फोर्स होता है और ये लीगली इन्फोर्स होता है। कानूनी तौर के ऊपर जो रेलेवेंट लॉ होता है उसके मुताबिक क्या कर रही होती है गवर्नमेंट, जो है वो टैक्स ले रही होती है। उसके बाद टैक्स जो है वो हमेशा किस में पे होता है, कैश में या थ्रू बैंक वगैरह पे हो रहा होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि आप जी गवर्नमेंट को कहिए टैक्स पे करे और गवर्नमेंट कहिए आपका 2 लाख रुपए टैक्स पे करना है और आप कहिए मेरे पास 2 लाख रुपए का बकरा, ये बकरा लेना टैक्स मैंने पे कर दिया। ऐसे नहीं होता। आप एक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं दे सकते। आपने क्या करना है, कैश में पे करना है, या चेक वगैरह लिख दें आप, उसके ज़रूर पे कर सकते हैं, बट ये कैश में पे होता है। ये बार्टर सिस्टम के ज़रिए टैक्स जो है वो पे नहीं होता। उसके बाद है टैक्स जो है वो हमेशा प्रपोर्शनेट होता है, लाइक ये परसेंटेजेस में चार्ज होता है, और जो जितना पे कर सकता है उसकी पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक हम क्या कर रहे होते हैं, इसको चार्ज कर रहे होते हैं। फिर टैक्स
किसके ऊपर चार्ज होता है? आपकी इनकम के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, मतलब वो जो जिन चीज़ों के ऊपर हमारी हुकूमत का हक है, राइट है, वो क्या करती है, उन चीज़ों के ऊपर ही टैक्स जो है वो चार्ज कर रही होती है। इज दैट क्लियर? ये ज़रा चारों पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों को? अच्छा जी, टैक्स लगाता कौन है? सवाल ये है, टैक्स जो है वो लगाता कौन है? रिमेंबर, टैक्स इज़ ऑलवेज लेविड बाय अ स्टेट। जो रियासत है, जो हुकूमत है, वो क्या करती है? हमेशा टैक्स लगाती है। और किन चीज़ों के ऊपर? जो उसकी जुरिस्डिक्शन में आती हैं, वो एसेट्स, वो इनकम, वो वेल्थ, वो ट्रांजैक्शन जो इस हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में आएगी, जो इसकी हदूदों के यूद में आएगी, उसके ऊपर क्या करेगी हमारी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले रही होगी। जैसे मुझे बताएं, हमारे मुल्क में था जी वो लंदन फ्लैट्स हैं ये और वो, हम उस पर टैक्स नहीं ले पा रहे, चोरी की है, ये की है, वो की है। हम कभी भी उन लंदन फ्लैट्स के ऊपर टैक्स ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो हमारे डोमेन में नहीं आते। देखिए, जो एसेट, जो इनकम हमारी जुरिस्डिक्शन में आएगी, हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर ही टैक्स जो है वो लगा सकेंगे। इज दैट क्लियर? अब टैक्स लगाता कौन है? जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, पार्लियामेंट, वो टैक्स लगाती है। पार्लियामेंट क्या करती है? कानून पास करती है, बिल पास करती है, अमेंडमेंट्स लेके आती है, वो कानून बनाती है। फिर जो हमारा गवर्निंग बॉडी होती है एफबीआर, उसके ज़रिए क्या होता है? टैक्स जो है वो लगाया जाता है। और टैक्स लगाया क्यों जाता है? पब्लिक पर्पस के लिए। इसके लिए पब्लिक पर्पस के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? टैक्स जो है वो लगा रहे होते हैं, ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को हम क्या कर सकें? इम्प्लीमेंट कर सकें, चला सकें। मुल्क चलाने के लिए, खुशहाली के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? हम टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। जी जनाब, इसमें कोई सवाल है? ये पास पेपर में सिर्फ एक दफ़ा आया हुआ है कि बताएं जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस क्या है, तो हमने इसके मुताबिक आंसर जो है वो करना होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस क्या है, तो वो हमने बताना होता है। ये क्लियर है? आगे चलें। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम। एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम जो है वो किन असूलों के ऊपर बेस कर रहा है, वो हमने बताना है। देखिए, सबसे पहला आता है फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल का मतलब होता है पैसा, कैश। एडिक्वेसी का मतलब क्या होता है? सफिशेंसी। फिस्कल एडिक्वेसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी अच्छा सिस्टम वो होगा जो आपके पैसे की नीड को, जो आपके कैश की नीड को पूरा करके दे रहा हो। क्या? कोई भी ऐसा सिस्टम जो आपके कैश की नीड को, जो आपके पैसे की नीड को पूरा करके दे रहा हो, वो एक अच्छा सिस्टम है। अगर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो आपको हर चीज़ मुहैया कर रहा है, आपको डेफिसिट नहीं फेस करना पड़ रहा, सारे एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हैं, एक अच्छे सिस्टम की निशानी है। दूसरा, एक अच्छा सिस्टम वही है जो इक्वालिटी के ऊपर और थ्योरेटिकल जस्टिस से बिलीव करेगा। इक्वालिटी का मतलब है सबसे टैक्स लेना है, किसी को नहीं छोड़ना। लेकिन जस्टिस क्या है कि जो जितना पे कर सकता है उससे उतना टैक्स लेना है, ज़्यादती भी नहीं करनी। कि वो ना कि गरीब से भी आप 40% ले लें, अमीर से भी 40% ले रहे हैं तो ज़्यादती होगी। ज़्यादती नहीं करनी और छोड़ना किसी को नहीं है। ये एक अच्छे सिस्टम की जो है वो क्या होती है? निशानी होती है। अब फिस्कल एडवाइस का मतलब क्या है कि जो हमारा रेवेन्यू का सोर्स है वो क्या होना चाहिए? सफिशेंट होना चाहिए एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो सिस्टम ऐसा हो जो गवर्नमेंट को उतना रेवेन्यू इंक्रीज़ करके दे दे। और इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस की बात करें, इसमें क्या आता है कि आपने एबिलिटी टू पेमेंट के हिसाब से क्या करना होगा? हमेशा टैक्स जो है वो चार्ज करना होगा। इज दैट क्लियर? ये दोनों समझ आए पॉइंट? ये भी पास्ट पेपर में एक दफ़ा सवाल आया हुआ है कि बताएं जी साउंड टैक्सेशन सिस्टम के लाइक क्या होते हैं और कैसे नहीं होते हैं। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव
फिजिबिलिटी। फिजिबल का मतलब है मुवाफिक, लाइक सफिशेंट होना, इजी होना। और एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या है कि जो हमारा अमला है एडमिनिस्ट्रेशन वाला, वो एक सफिशेंट होना चाहिए। मतलब क्या है कि हमारा अमला जो है वो ट्रेन होना चाहिए, टैक्स का निज़ाम क्लियर होना चाहिए, सादा होना चाहिए टैक्स पेयर के लिए। उन्हें पता है कि भाई हम टैक्स इस तरह पे कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस जो है ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो टैक्स को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं वो लोग सफिशेंट होने चाहिए, वेल ट्रेन्ड ऑफिशियल्स होने चाहिए। उनके ऊपर वो ना हो कि उन्हें पता ही नहीं है, बदतमीज़ ये ना हो। हमारा टाइम ऑफ जो है वो बड़ा एडिक्वेट होना चाहिए। जो मैनर ऑफ पेमेंट है वो बड़ा सफिशेंट होना चाहिए। बिज़नेस को इनक्रेज करने वाला होना चाहिए, बिज़नेस को डिस्करेज करने वाला नहीं हो चाहिए। निज़ाम अच्छा हो कि लोगों का जाए दिल करे टैक्स पे करने का, वो ना हो कतारों में लग रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, नहीं, बल्कि एक अच्छा सिस्टम हो, लोग जाएं, उनको इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, पढ़े लिखे लोग हैं, ट्रेंड ऑफिशियल्स हों जो रिस्पेक्ट दें आपको, और सिस्टम भी क्लियर होना चाहिए। और आखिरी है कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स, कि आपके इकोनॉमिक गोल्स के मुताबिक होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट बात करे कि हमें तरक्की करनी है, ख़र्चा करना है, पैसा चाहिए, ला के दे। आपके इकोनॉमिक गोल्स, आपके प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं उनको सपोर्टिव होना चाहिए। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के। कौन कौन से? फिजिकल एडिक्वेसी, मतलब पैसा पूरा करना चाहिए। इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, सब पे टैक्स लगना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, निज़ाम बेहतर होना चाहिए। और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स, के हमारे मुआशी गोल्स के बराबर होना चाहिए, उनसे कंपैटिबल होना चाहिए। ये क्लियर है 4? ये जनाब ये क्लियर है। आगे चलते हैं। अब है ये चीज़, और ये आपको लाइक समझना भी नहीं है, बिकॉज जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको खुद लग जाएगा पता कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बिकॉज हमारे सिलेबस में अगर हम बात करें तो 65 से 70 मार्क्स जो हैं वो किसके हैं? हमारे इनकम टैक्स के हैं। किसके हैं? इनकम टैक्स के। और इनकम टैक्स क्या होता है? हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। और 25 से 30 नंबर जो हैं वो हमारे किसके हैं? वो हैं हमारे सेल्स टैक्स के। और सेल्स टैक्स हमारा क्या होता है? सेल्स टैक्स हमारा इन डायरेक्ट टैक्स जो है वो कहलाता है। हमने यहाँ पे देखना है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हमने यहाँ पे देखना है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली उस पर्सन से, उसकी इनकम से, उसके एसेट से, उसकी वेल्थ से। ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। मतलब जो जितने पैसे कमा रहा है आप उससे उतने पैसे ही क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है? आपका डायरेक्ट टैक्स जो है वो कहला रहा होता है। मतलब अगर मेरे पास पैसा है तो मेरे से टैक्स लिया जाएगा, अगर हसन के पास पैसा है तो हसन टैक्स लिया जाएगा, अगर खदीजा के पास गाड़ी है तो उससे टैक्स लिया जाएगा, अगर हफ्सा के पास घर है तो उससे टैक्स लिया जाएगा। मतलब जिनके पास एसेट्स हैं, जिनके पास वेल्थ है, आप क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली उनसे ले रहे हैं, उनकी इनकम से, उनके एसेट से, उनकी वेल्थ से। ये हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स कहला रहा होगा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? लोग हमें अपनी इनकम नहीं बताते कि हमारी इनकम क्या है। जी वापस दे दीजिएगा। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि डायरेक्टली आपसे लिया जा रहा, हमें नहीं पता आपकी इनकम कितनी है, हमें नहीं पता आपकी वेल्थ कितनी है, लेकिन हम फिर भी टैक्स निकलवाएंगे आपसे, और वो आपके एक्सपेंसेस के ऊपर निकलवाएंगे, आपके ख़र्चों के ऊपर निकलवाएंगे। वो हमारे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। देखें पाकिस्तान में आज इस वक्त 6:47 पे 8 मई 2024 को जो बच्चा पैदा होगा उससे भी टैक्स गवर्नमेंट ले लेगी। इस वक्त जो बंदा मरेगा उससे भी गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी। मतलब जब बच्चा पैदा हुआ है उसके फीडर जब परचेज़ किया जाएगा उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को टैक्स पहुंच जाएगा। एक जो बंदा मरा होगा जो उसका अर्के गुलाब आएगा उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को टैक्स पहुंच जाएगा। ये वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे ले रही है, डायरेक्टली आपसे नहीं ले रही।
डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली आपसे, आपके एसेट से, आपकी इनकम से, आपकी वेल्थ से लिए जा रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहला रहे होते हैं। आपसे लिया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेसेस से, इंडिविजुअल से, ये हमारा क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि हम अल्टरनेटिवली क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे टैक्स जो है वो कैलकुलेट करवा रहे होते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल जो है हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स तफसील में पढ़ेंगे। जब आप इनकम टैक्स और सेल टैक्स एंड करेंगे ना, आपके फिंगर टिप्स पे होगा कि हम इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं और हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। बिकॉज इनकम टैक्स में हम पढ़ेंगे हमारे पास इनकम के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। लाइक सैलरी से कमाते हैं, प्रॉपर्टी से कमाते हैं, बिजनेस से है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, एग्रीकल्चर इनकम है। सारा जाके हम डिस्कस आउट करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा कैपिटल वैल्यू टैक्स होता है, जो प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर, राइट्स वगैरह के ऊपर टैक्स लग रहा होता है, तो ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हमें पढ़ देख लिया कि जो क्या किया जा रहा है, जो आपके एक्सपेंसेस के ऊपर, अखराजात के ऊपर जो है वो लगाया जा रहा है, वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। इसमें कस्टम ड्यूटी आती है सबसे पहले। कस्टम ड्यूटी क्या होती है कि जब आप गुड्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इंपोर्ट्स के वक्त क्या किया जाता है, आपको लग्जरी आइटम्स वगैरह के ऊपर कस्टम टैक्स लगाया जाता है, जो गवर्नमेंट जो है वो ले रही होती है, ताकि इंपोर्ट्स वगैरह को कंट्रोल किया जाए और लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। ये हमारा कस्टम ड्यूटी होता है। फिर आगे जाके हम देखेंगे एफ भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एफ क्या होती है कि जब हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक ड्यूटी पे कर रहे होते हैं। जब आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो आप एफ पे कर रहे होते हैं, वो इसमें आ रही है। ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और तीसरा इसमें आता है सेल्स टैक्स। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और इसे हम क्या करेंगे, तफसील में पढ़ेंगे कि सेल्स टैक्स हमारा क्या होता है और क्या नहीं होता। जब हम सेल्स करते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो हम 18% के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। जब आप सेल्स टैक्स पढ़ेंगे, वो समझ आ जाएगी कि इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कह रहे होते हैं। तो ये क्लियर है आपको, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इसको याद करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसको हम डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं और इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्यों कह रहे होते हैं। क्लियर है? चलें जी, आगे है हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान। बिल्कुल भी याद नहीं करने की ज़रूरत, पेपर में कुछ नहीं पूछेगा कि टैक्स लॉ की हिस्ट्री क्या थी, क्या नहीं थी, कैसे आया। बस सिंपल याद रखना है कि पाकिस्तान पहले तो नहीं बना था, यहाँ पे मुग़लों की हुकूमत थी, फुल टाइम याशी थी, हाथियों की वन व्हीलिंग होती थी। फिर अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने कहा जी हाथियों के हकूक़ होते हैं, हाथी को उन्होंने आज़ाद किया और यहाँ पकड़ के जो मुग़ल हैं उनको कैद कर लिया। जब मुग़ल कैद हो गए तो फिर क्या किया गया, फिर जो है एक इंडिपेंडेंस वॉर जो है वो लड़ी गई, जंग आज़ादी। और जंग आज़ादी में जो है फिर हमारे कब्ज़ा किया अंग्रेज़ों ने। उसके बाद जब वो बैठ गए मुल्क में, तो उन्होंने क्या किया, अपना फॉर्मल जो है एक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1860 का इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, ताकि जो मलका बरतानिया, मतलब जो बरतानिया का जो बजट डेफिसिट था, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक्ट जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया। 1865 में उन्होंने उस एक्ट को रिप्लेस कर दिया, 1860 वाले एक्ट को 1865 से रिप्लेस कर दिया। 1886 में उन्होंने जो ट्रेडर्स थे, ताजर थे, उनके ऊपर मज़ीद टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए। 1914 से 18 में वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, तब टैक्स वगैरह नहीं होते थे। 17 में उन्होंने वो तमाम कंपनीज जिनके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो हैं 50,000 से ऊपर थे, उनके ऊपर क्या कर दिया, ग्रेजुएटेड सुपर टैक्स लगा दिया। 18 में उन्होंने क्या किया, जो जंग आज़ादी हुई थी, वॉर अमेंडमेंट्स की टैक्स में, ताकि मज़ीद टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकें। फिर 20 में उन्होंने जो 1917 में टैक्स दिया था उस पर मॉडिफिकेशन की, और मॉडिफिकेशन करके उन्होंने क्या किया, नया टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। 22 में उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट को और सुपर टैक्स एक्ट को कंबाइन किया और उसको इनकम टैक्स एक्ट 1922 का नाम दे दिया। फिर हमारा मुल्क बन गया, जिस पर हमने गाने गाए, यूँ दी हमें आज़ादी तो दुनिया हुई हैरान, तो वो हमने इंजॉय किया। फिर मतलब 1947 में हमारा कंट्री बनने के बाद 1947 से लेके 1979 तक हमारे मुल्क में 1922 का इनकम टैक्स जो है वो राइज रहा। फिर 30 जून 1979 को हमने उस एक्ट को 1 जुलाई से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 से रिप्लेस कर दिया। फिर उसको हमने 13 सितंबर जाके 2001 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से रिप्लेस कर दिया। अभी तक हमारे मुल्क में वही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो जारी है, जिसमें हम हर साल अमेंडमेंट्स कर करके अपना कंट्री जो है वो चला रहे होते हैं। इट मीन्स हमारे मुल्क का जो कानून है वो किसने बना के दिया हुआ है, अंग्रेज़ ने ही बना के दिया हुआ है। इज़ दैट क्लियर?
यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो बताए, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर तो हमारा ख़त्म हो गया। अब इससे कुछ पास्ट पेपर्स हैं, ज़रा वो कर लेते हैं। देखें जी, इसमें से जो सवाल अभी तक आए हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए पहला सवाल है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टैक्सेशन सिस्टम इज़ टू कलेक्ट रेवेन्यू। क्या मकसद है बना दी? रेवेन्यू कलेक्ट करना। यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर ऑब्जेक्टिव। हमने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करने हैं, बताने हैं, जिसमें एक टैक्सेशन सिस्टम अचीव कर सकता है। तो हमें कल सारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव जो हैं पढ़ के आए थे, उन्हीं को क्या करेंगे आप यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर देंगे, आपको नंबर मिल लेंगे। ये ऑटम 14 में 10 नंबर का सवाल आया था इसमें से। फिर स्प्रिंग 15 में सवाल आया, स्टेट एनी 5 वेज थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो हमने ये कल पढ़े थे डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव, ये लग्जरी गुड्स के ऊपर हाई टैक्स लगा देना, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर देना, ट्रेड फ्री जोन्स बना देना, फिर ये क्या कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स देना डोनेशंस वगैरह को। ये सारा कुछ हमने कल क्या किया था, डिस्कस किया था। फिर थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। अब अभी हम पढ़ के आए हैं कि सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एफईडी, तो ये 3 आपने लिखने हैं। अगर पेपर में आएगा तो लिख लेंगे ना, इसमें कोई मसला तो नहीं होगा। देखिए ये वो चैप्टर है जो आपका टोटली जर्नल नॉलेज के ऊपर बेस कर रहा है। आपके जो रोज़मर्रा की नॉलेज है किस पे बेस कर रहा है, ये उस नॉलेज के ऊपर क्या कर रहा है, बेस कर रहा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डिसाइड्स फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। टैक्सेशन इज़ ऑल्सो यूटिलाइज्ड एज अ टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। के समाजी तरक्की के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट एनी 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। कोई से 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव आपने बताने हैं, बता देंगे। वहाँ 10 पूछे, यहाँ पे इसने 5 पूछ लिए हैं। उसके बाद 5वां सवाल है, टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द मॉडर्न एजेस। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट एनी 3 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव विच द गवर्नमेंट अचीव्स बाय इम्पोजिंग टैक्सेशन। तो 5वां सवाल है और यही सवाल रिपीट हो रहा है अभी तक। सिर्फ एक उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा, बाकी एक ही सवाल जो है वो इस चैप्टर में पूछी जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट ए, ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। अब फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एफईडीज में आ जाएगा। फिर अगला सवाल है, अब अगला सवाल देखें, ये जो है ना आपके पास अभी जो हमने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव पढ़ने को उसने दिए हैं, लेकिन सवाल टेस्ट करने का तरीका पूछें। कहता है जी, स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये उसने केसेस गिवन किए हैं, बताएं जी इनके क्या ऑब्जेक्टिव है। हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम, जिसकी इनकम ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा, तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए जो है गवर्नमेंट कर रही होती है। हायर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करने के लिए कर रही होती है। फिर टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन, डोनेशन कल्चर को फ़रोग देने के लिए गवर्नमेंट जो है ये क्रेडिट दे रही होती है। फिर टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज को इंक्रीज़ करने के लिए। क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन्स, अंडर डेवलप एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, इसका एक से मकसद होता है कि गवर्नमेंट ने क्या करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है। फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, मतलब कैश में ट्रांजैक्शन करोगे टैक्स देना पड़ेगा, बैंक के ज़रिए करोगे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मकसद क्या है, इसका एक से मकसद है ताकि लोग मैक्सिमम आए, फाइलर बने, और फाइलर बनने के बाद जो है लोगों को नॉन फाइलर ना बने और बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल करें। इसका एक ही मकसद है जो गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है, एंड दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी। क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी है। उसके अलावा ज़ीरो रेटिंग अंडर सेल्स टैक्स एक्ट,
मतलब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको क्या टैक्स लगेगा, 0% लगेगा। इसका मकसद क्या है, क्या अचीव करना चाहती है, ताकि मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारे कंट्री के इंक्रीज़ हों, तो ये इसे अचीव करना चाह रही होती है। इज दैट क्लियर? ये सवाल समझ आया? आगे देखते हैं। डिस्कस 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस। अभी हम पढ़ के आए थे एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। क्या पढ़ा था हमने? पहला एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पढ़ा था, उसके अलावा द बेनिफिट प्रिंसिपल, और तीसरा हमने पढ़ा था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। ये सवाल मैं आपको चौथी दफ़ा बता रहा हूँ, 7 सवालों में 4 दफ़ा ये पूछ गया हुआ है कि बताएं जी इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं। उसके बाद अगला सवाल है जी स्प्रिंग 2021 का, टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न एजेस, स्टेट एनी 5 वेज बाय विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पहले वो एक था, फिर दोबारा पूछा, अब सेम क्वेश्चन सेम वर्डिंग के साथ पूछ रहा है, तो इसको करने की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले कहा था कि चंद एक क्वेश्चन जो हैं वो आप कर लें तो ये चैप्टर हो जाता है, और वही क्वेश्चन जो है उसने क्या करने हैं, रिपीट पे पहुंचने हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक का सवाल है, स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ओके, हाई टैक्स रेट ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड, अभी पढ़ के आए हैं। इम्पोर्ट के ऊपर हाई टैक्स का मतलब क्या होता है, ताकि लोग जो हैं इंपोर्ट्स कम करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करने के लिए, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कर रही होती है। जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, डिक्रीज इन सेल्स टैक्स रेट इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स को कम करने के लिए, टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट या विड्रॉल बाय नॉन फाइलर, और इसके लिए तो सिंपल एक ही है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट ये कर रही होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलिडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, क्या करने के लिए, इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट देती है पीरियड। इसका मतलब होता है कि इतने अरसा अगर आप कोई घर बना लो, कोई इंडस्ट्री बना लो, कोई प्लॉट बना लो, फ्लैट बना लो, उसके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। फिर हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम सेविंग्स को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट कर रही होती है, ताकि लोग बैंक में कम पैसा सेव करें। फिर डिक्रीज़ इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल्स, ई कॉमर्स को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट कर रही होती है। फिर टैक्स क्रेडिट टू अ पर्सन फॉर एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट, रोज़गार को बढ़ाने के लिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स को नौकरी देने के लिए गवर्नमेंट कर रही होती है। हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए गवर्नमेंट कर रही होती है। अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, ये टैक्सेस लगा रही होती है। ये क्लियर है? 10 के 10? जी जनाब, ये क्लियर है। आगे चलते हैं। स्प्रिंग 22 का सवाल है, स्टेट एनी 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स विच द गवर्नमेंट अचीव्स बाय इम्पोजिंग टैक्सेशन। आपके सामने है, डिस्कस करने की ज़रूरत है। फिर डिस्कस 3 प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के। फिजिकल एडिक्वेसी पढ़ के आए हैं अभी हम, उसके अलावा इक्वलिटी और थ्रेटिकल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, ये सारे जो हैं इसमें आपने लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के जितने भी पास पेपर थे वो हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो दिस चैप्टर अलोंग विद पास पेपर क्या होता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। जी जनाब, इसमें कोई सवाल है तो बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन इन दिस चैप्टर, लेट मी नो। आसान था। चलिए जी, कल हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स में से और देखेंगे इनकम टैक्स हमारा क्या है, कैसे है। 21 में आपको बता दूं कि अभी जो हमारा डेडिकेटेड पोस्ट बैच शुरू हुआ है, ठीक है, ये अभी अक्सर सवाल आ रहे हैं कि जी पोस्ट बैच है, सिलेबस तो चेंज नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, हम लास्ट तक पढ़ लें या ये कर लें वो कर लें। साफ सी बात है, यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाती है आपको, बट ये पोस्ट बैच में सबसे बड़ा आपको फ़ायदा पता क्या होगा कि आप लोगों की एक तो कंसिस्टेंसी डेवलप होगी, क्लास के साथ रहेंगे, चीज़ों को रिकॉल करेंगे, रिकॉल करते करते ही आपकी एक रूटीन डेवलप हो जाएगी।
आप सेल्फ बेसिस पे करना चाहते हैं आप कर लें, लेकिन सेल्फ बेसिस पे मैं आपको बता दूं इस सेशन में ईदें वगैरह भी बहुत हैं। तो अगर आप ईदों वगैरह में लग गए, छुट्टियों में लग गए, छुट्टियां वेस्ट हो जानी है आपकी और आपने पढ़ना अल्टीमेटली जाकर जुलाई में है, तो बेहतर ये है कि अगर आप फेल हो गए हैं तो देखें, आप फेल 1 या 2 नंबर से नहीं होते, आपने 50 नंबर जो हैं वो लूज़ किए हैं, 55 नंबर लूज़ किए हैं, 60 नंबर लूज़ किए हैं, फिर आप फेल होकर बैठे हुए थे। तो अपने कॉस्ट से बजाय अपना टाइम को सेव करें, बिकॉज टाइम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा पूरी ज़िंदगी कमा लेंगे आप, लेकिन टाइम जो आपका लग गया एक दफ़ा वो आपको वापस नहीं आना। तो ये चीज़ याद रखनी है। मंडे को मैं जो हमारे रेगुलर ग्रुप्स हैं इनमें मैं आपका टेस्ट सेशन का स्केड्यूल शेयर कर दूंगा, जिसमें कोई तकरीबन 30+ टेस्ट जो हैं मैंने आपसे पोस्ट बैच में लेने हैं, और पोस्ट बैच का सिलेबस जो है वो हम 31 तारीख को इंशाल्लाह ख़त्म भी कर रहे होंगे। 31 जुलाई को आपका 100% सिलेबस विद ऑल प्रैक्टिस जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।